प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन के दो नियम थे, एक नियम प्रथम नियम और दूसरा द्वितीय नियम था। प्रथम नियम ने यह बताया कि इलेक्ट्रोडों के ऊपर जो पदार्थ जमता है वो उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, और दूसरा जो नियम उसने ये बताया कि जो इलेक्ट्रोडों के ऊपर पदार्थ जमता है वो उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। इस तरह से हमने दो नियम पढ़े, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। आज देखो द्वितीय नियम के आधार पर, देखो द्वितीय नियम में आपको एक बात बताई थी कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, फैराडे। क्या बताया था कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, क्या बताया था, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश कितना था, 6.022 गुणा 10 की घात 23 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 और 96,500 इसकी वैल्यू आई, जिसको हमने क्या माना, एक फैराडे। यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर एक फैराडे। ये कह सकते हैं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर एक फैराडे, कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा वो एक फैराडे के इक्वल होगा। अब देखो यहां दिया है कि Ag एक मोल ले रहा है, जहां देखो ये एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ये क्वांटिटी में एक दो नहीं है, ये मोल में है। इसका अर्थ है एक मोल इलेक्ट्रॉन, इसका अर्थ है दो मोल इलेक्ट्रॉन, इसका अर्थ है 3 मोल इलेक्ट्रॉन। यानी जहां अकेला ये E लिखा हुआ है, ये यहाँ जो अभिक्रिया के अंदर ये एक मोल को दर्शाता है, क्योंकि अभिक्रिया में मोल लिया जाता है, और अकेला E कहाँ लिखा हुआ मिलता है, वो अकेला सिंगल इलेक्ट्रॉन का तात्पर्य। तो वहां हमने क्या कहा था कि किसी विद्युत अपघटन में एक मोल जो आवेश है, मान लो सॉरी एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, ये मान लो एक मोल नहीं, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है, यानी देसी भाषा में कह सकते हैं सीधा सीधा कि एक फैराडे, कि किसी विद्युत अपघटन में एक फैराडे आवेश प्रवाहित करते हैं तो उसका 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित होता है। क्या होता है, 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित। एक फैराडे आवेश से 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित होगा। क्या होगा, 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित होगा। ठीक उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि एक फैराडे, एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए एक फैराडे चाहिए, यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है या एक फैराडे का जितना चार्ज है वो चार्ज 1 ग्राम तुल्यांक को निक्षेपित करेगा। अब देखो यहाँ अभिक्रियाओं का उदाहरण देकर के बताता हूं मैं आपको, एक एक अभिक्रियाओं का उदाहरण देंगे हम। यहाँ एक एक अभिक्रियाओं का उदाहरण लेंगे। किसका लेंगे, एक एक अभिक्रियाओं का उदाहरण। जैसे यहां हमने लिया Ag का, Ag प्लस है, उसका यदि हम अपचयन कराएंगे, ये 1 मोल Ag आयन है, 1 मोल Ag आयन के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और किसमें चेंज हो गया, ये Ag में हो गया। यानी Ag प्लस आयन के अपचयन के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1 फैराडे। यानी इसके अपचयन हेतु 1 फैराडे आवेश चाहिए हमें। कितना चाहिए, 1 फैराडे। यदि यही आवेश आपको कूलाम में पूछे तो कितना आवेश चाहिए, 96,500 कूलाम आवेश चाहिए। कूलाम में लिखे तो कितना, 96,500। क्यों, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 96,500 कूलाम या 1 फैराडे। ठीक है, इसके बाद में हम Cu+2 लेते हैं। Cu+2 2 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, Cu में बदलेगा, कितने चाहिए, 2 फैराडे। उसी तरह से Al+3 है, 3 इलेक्ट्रॉन या 3 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, Al में बदलेगा, कितना आवेश चाहिए, 3 फैराडे। 1 फैराडे, 2 फैराडे और 3 कैटेगरी में, 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन 3 फैराडे। ये जैसे इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको तो हम जनरली भाषा में सीधा अभिक्रिया देख के अनुमान लगा लेंगे। देखो ये अभिक्रिया दी हुई है, ये दी गई है, ये दी गई है, किंतु कभी कभी अभिक्रिया किस रूप में दे देता है, इस रूप में अभिक्रिया दे देता है। तो क्या करें, देखो जैसे हमें लिख दिया अगले ने Mn4 माइनस, किसमें बदल गया, Mn+2 में।
ध्यान रखना ये नोट्स में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये MnO4 की जगह MnO2 लिखा हुआ है, देख लेना नोट्स में, ठीक है ना, ये मिसप्रिंट है MnO2, ये MnO2 माइनस नहीं है, ये MnO4 है माइनस। अब यहां पूछ ले कि MnO4 माइनस को Mn+2 में बदलने के लिए कितने फेराडे आवेश की आवश्यकता होगी, या कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी, कितना कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम क्या करें, पहले Mn का ऑक्सीकरण पता चलना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कितने ग्रहण कर रहा है। यहां Mn का हम ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं। Mn का मैंने अक्ष मान लिया, क्या मान लिया, Mn का अक्ष मान लिया। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, तो 2 का 4 का कितना हो गया, -8 हो गया, और ऊपर आवेश कितना है, -1, यानी अक्ष बराबर क्या हो गया, +7 हो गए। इधर जाएंगे 8 तो प्लस के हो जाएंगे, यानी +7। ये कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में कि Mn+7 किस में बदल रहा है, Mn+2 में बदल रहा है। Mn+7 है वो Mn+2 में बदल रहा है। अब यहां देखो +7 जब +2 में बदल रहा है तो उस टाइम पे कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी पहले कितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 7 की, और अब कितने की कमी है, 2 की। इसका अर्थ क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन और आगे, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन और आगे, यानी पहले 7 की कमी थी, अब 2 की कमी है, तो कितने इलेक्ट्रॉन और आगे, 5 इलेक्ट्रॉन और आगे, यानी यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, लिखा हुआ नहीं है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन आते ही कितने फेराडे आवेश की आवश्यकता होगी, 5 फेराडे। अगली अभिक्रिया देखो, अगली अभिक्रिया है कि Cr2O7, Cr2O7 2 माइनस है, क्या है, Cr2O7 2 माइनस, ये 2Cr+3 में बदल रहा है, और पूछेगा कि Cr2O7 2 माइनस को Cr+3 में बदलने के लिए कितने मोल आवेश की आवश्यकता, सॉरी कितने फेराडे आवेश की आवश्यकता होगी, या कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रॉन पूछे तो मोल में पूछ लेगा कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, या कितने फेराडे आवेश की आवश्यकता होगी, या कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी, कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें Cr का ऑक्सीकरण निकालना पड़ेगा। Cr का मैंने 2 अक्ष मान लिया, क्या मान लिया, Cr 2 है तो 2 अक्ष, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 7 का कितना हुआ, -14, ऊपर चार्ज कितना, -2, 2 अक्ष बराबर क्या हो गया, 12 हो गया, अक्ष बराबर क्या आ गया, +6, यानी ये कह सकते हैं कि Cr पहले 6 में था और अब कितने में बदल रहा है, 3 में। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, किंतु Cr कितने हैं, 2 है। एक Cr 3 ग्रहण करता है तो 2 कितने करेंगे, 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो 2Cr+3 में बदला, यानी एक Cr कितने करता है, 3, तो 2 Cr ने कितने किए, 6, तो कितने फेराडे आवेश की आवश्यकता होगी, 6। उसी तरह से जो आगे वाली अभिक्रिया है उसी में यही प्रोसीजर चलता है। आगे जो नाइट्रोबेंजीन है वो किसमें चेंज हो रही है, एनिलीन में चेंज हो रही है। C6H5NO2 इसकी अभिक्रिया अम्लीय मात्रा में होती है 6H+, और 6H+ को उदासीन करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो देखो H कितने हैं, H 6 हैं, तो 2 इसके साथ जुड़ जाते हैं, C6H5NH2। अब कितने H शेष रह गए, अब 4 H शेष रह गए, 2 O और 4 H, यानी 2H2O बाहर निकल जाते हैं। अभिक्रिया पूर्ण ये है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितने आवेश की आवश्यकता होगी, 6 फेराडे। जनरली एग्जाम में ऊपर वाले 3 आते हैं, फिर इससे घुमा करके पूछे तो चौथा नंबर और 5वां नंबर, छठा तो बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है, ये एग्जाम में नहीं पूछता, एक जानकारी बेस पे बताती, क्योंकि इसमें अभिक्रिया बच्चे को याद होनी चाहिए, इतना घुमा करके नहीं देगा। बस आपको क्या निकालना है, इस तरह का देगा कि MnO4 माइनस Mn+2 में बदल रहा है, ऑक्सीकरण निकालोगे और ये देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बैटरियों के बारे में कि बैटरियां क्या होती, कि देखो जो अपने सेल होते हैं उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दे। देखो श्रेणी क्रम में जोड़ने का अर्थ क्या है, ये सेल है, जैसे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का अर्थ ये होता है, ये सेल हैं,
इनको श्रेणी क्रम में जोड़ने का क्या हुआ, यस। तो सेलों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बैटरियां कहते हैं। क्या कहते हैं, बैटरी। अब देखो ये सेल होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक सेल होते हैं और एक द्वितीयक सेल होते हैं। प्राथमिक सेल तो वो सेल होते हैं जो एक बार डिस हो गए तो वापस जिनको हम चार्ज नहीं कर सकते, और जो द्वितीयक सेल कौन से होते हैं, जो एक बार डिस हो गए तो उसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। हिंदी भाषा में परिभाषा दें तो क्या देंगे हिंदी के रूप में, कि वे सेल जो एक बार निरावेशित होने के बाद पुनः आवेशित नहीं किए जा सकते प्राथमिक सेल कहलाते हैं। और इसमें जो अभिक्रिया होती है वो अंतर्कर्मणीय अभिक्रिया होती है, यानी एक ही दिशा में होती। और द्वितीयक सेल किसको कहेंगे, वैसे आगे पढ़ेंगे द्वितीयक के बारे में, अभी भी इससे सीक्वेंस में परिभाषा देखो कि वे सेल जो निरावेशित यानी डिस होने के बाद बार बार चार्ज किए जा सकते हैं, यानी बार बार आवेशित कर सकते हैं, वो कौन से सेल कहलाते हैं, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। द्वितीयक सेल में अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, इनमें अनुत्क्रमणीय और उसमें उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का अर्थ होता है एक दिशा में चलना और उत्क्रमणीय का अर्थ है दोनों दिशाओं में, अभिकारक उत्पाद में और उत्पाद अभिकारक में बदले जाए। ठीक है, अब हम शुष्क सेल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, शुष्क सेल, कि ये शुष्क सेल क्या होता है। शुष्क सेल पढ़ेंगे, मरकरी सेल पढ़ेंगे, फिर द्वितीयक सेल आएंगे, उसमें भी सीसा संचयक सेल, कैडमियम सेल, फिर आगे चल करके ईंधन सेल। हर साल एक सेल के बारे में आता है, रासायनिक अभिक्रिया पूछता है, चाहे वो डेनियल सेल के बारे में पूछे, चाहे शुष्क सेल की पूछे, चाहे मरकरी सेल की पूछे, सीसा संचयक सेल की पूछे, कैडमियम सेल की पूछे या ईंधन सेल की पूछे। एग्जाम में सेल जरूर आएगा। ये 6 सेल है आपके, डेनियल सेल पहले पढ़ा और 5 अब पढ़ेंगे, जिसमें 2 प्राथमिक हैं, 2 द्वितीयक हैं और एक ईंधन सेल अलग से। ठीक है, अब देखो शुष्क सेल की हमें बनावट देखते। शुष्क सेल में, शुष्क सेल होता है यानी ड्राई सेल होता है, उसमें क्या होता है, एक जस्ते का पात्र होता है। क्या होता है, एक जस्ते का पात्र होता है। जस्ते का पात्र होता है जो एनोड का काम करता है। अब इस जस्ते के पात्र में भरा क्या रहता है, इस जस्ते के पात्र में अमोनियम क्लोराइड, क्या भरा होता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। जिंक क्लोराइड किस किस का पेस्ट भरते हैं, NH4Cl और ZnCl2। अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है किसके अंदर, इस जस्ते के पात्र में। ये किसका काम करता है, एनोड। तो एनोड के रूप में कौन हो गया, एनोड के रूप में होता है Zn पात्र, जिसमें NH4Cl तथा ZnCl2 का पेस्ट भरा होता है। एनोड डायग्राम में भी आपको बता दिया और वैसे अलग से भी बता दिया कि एनोड के रूप में कौन काम कर रहा है। अब देखो कैथोड के रूप में कौन, पीतल की टोपी लगी हुई एक ग्रेफाइट की छड़ होती है। क्या होती है, पीतल की टोपी लगी हुई एक ग्रेफाइट की छड़ होती है, जो एक पॉलीथीन टाइप, जिसको मलमल की थैली बोलते हैं, एक मलमल की थैली में रहती है और इस थैली में MnO2 और कार्बन चूर्ण भरा होता है। मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण, मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है वैसे, क्या, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण भरा होता है। ये किसका काम करती है, ये करती है कैथोड के रूप में। किसका काम करती है, कैथोड। तो बनावट भी साथ हो गई, एनोड कैथोड भी हो गए और डायग्राम भी हो गया। परीक्षा में या तो डायग्राम पूछ ले, शुष्क सेल का नामांकित चित्र बना। अब हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं कि कैथोड पर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है और एनोड पर कौन सी होती है। देखो सबसे पहले हम एनोड पर लेके चलते हैं। किस पर लेके चलते हैं, एनोड। एनोड किसका बना हुआ है, Zn का। तो Zn का एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो Zn को किस में बदल दिया, Zn। कैथोड पर क्या है, कैथोड पर देखो MnO2 है। क्या है, MnO2। MnO2 और यहां से जो NH4 प्लस आयन इस थैली से अंदर चले गए, NH4 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, किसमें बदल गए, MnOOH। ये एक अलग प्रकार का जो एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है।
जो राजस्थान बोर्ड की जो किताबें होती है, जो पुराना जो सिलेबस था उसमें Mn2O3, कई बुकों में क्या होता है Mn2O3 होता है, किंतु अब इसको हम Mn2O3 नहीं लिख सकते, मैग्नीज ऑक्साइड। अब ये क्या रहता है कि मैग्नीज ऑक्साइड के अंदर जब नमी आ जाए तो वो एक हाइड्रोक्साइड के रूप में हो जाता है। किसके रूप में? हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड तो होता है कि MnO के अंदर कौन से आयन जुड़ जाते हैं? OH। इसका नाम होता है मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड हो जाता है। यानी मैग्नीज ऑक्साइड का था, इसके अंदर नमी आ गई तो इसका नाम हो गया मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। तो नाम आपको नहीं पूछता है, अभिक्रिया पूछता है। तो आप देखो पुरानी बुकों में Mn2O3 लिखा हुआ मिलता है, किंतु हम नहीं लिख सकते क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। क्योंकि पूछ ले कैथोड पर बनने वाला उत्पाद कौन सा है, तो ये लिखना पड़ेगा, ये लिखने से नहीं चलेगा। NH जो H है यहां चला गया तो एक NH3 बाहर निकल गया। अब देखो क्या होता है कि MnO2 में Mn किस अवस्था में है? Mn का ऑक्सीकरण अंक +4 है और यहाँ Mn का ऑक्सीकरण अंक कितना है? +3। यानी Mn +4 से Mn +3 में बदल रहा है। अब चेन हो रहा है ऑक्सीकरण, अब क्या हो रहा है? अब चेन Mn +4 Mn +3 में बदल रहा है, अब चेन। अब इस अमोनिया का क्या चक्कर है? ये अमोनिया क्या करती है कि इस Zn+2 से क्रिया करके एक संकुल बना लेती है। ये क्या बना लेती है? इस तरह का एक संकुल बना लेती है। तो यही बात लिखी कि कैथोड पर Mn+4 Mn+3 में अपचयित हो जाता है। अभिक्रिया में उत्पन्न अमोनिया Zn+2 से क्रिया करके ZnNH3 संकुल बना लेती है। इसका विद्युत वाहक बल होता है 1.5। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।